वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो अग्निपथ स्कीम का पूरा डिटेल मैं दूंगा। इसमें अग्निपथ स्कीम है क्या, अग्निपथ की जरूरत क्यों पड़ी, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये कैसे काम करेगी, अग्निवीर कौन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, अदर डिटेल्स क्या क्या होंगे। ठीक है। दूसरा चीज है, ये वीडियो के बाद आपको पूरा पूरा समझ में आएगा कि अग्निपथ योजना से हमें फायदा है या नुकसान है। तो स्टे ट्यून्ड, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि इस कॉन्सेप्ट को पूरे तरह से समझ पाए और सही चीज को आगे बढ़ाएं। और बाकी अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पर भी मैं थोड़ा सा अपनी राय दूंगा। तो चलिए हम देखते हैं एक के बाद एक। अग्निपथ स्कीम है क्या और हु आर अग्निवीर्स। तो सिंपल लैंग्वेज में अग्निपथ स्कीम क्या है कि हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये तीनों में बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर सोल्जर को ज्वाइन करने का, नौकरी देने का एक तरीका निकाला गया है। ठीक है, एक स्कीम है जो कि फिटर और यंगर और फ्रंट लाइन होंगे ये सोल्जर्स। ठीक है। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी टोटल अग्निवीर्स या अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो लोग आएंगे उनको 25% को आर्म फोर्सेस, करस्पॉन्डिंग आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वो खुद ही ऑब्जर्व कर लेंगे और उनको फुल टाइम सर्विस प्रोवाइड करेंगे टिल एज ऑफ 15 और टिल एज ऑफ रिटायरमेंट 60 इयर्स, जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसके जैसा। और बाकी 75% का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा और वो या तो कोई और फौज में लाइक स्टेट गवर्नमेंट पुलिस, स्टेट पुलिस में या सीएपीएफ, बीएसएफ वो सब में, कोस्ट गार्ड में जाकर नौकरी कर सकते हैं, या वो जो चाहे वो अपने मन के अनुसार और अपने काबिलियत के अनुसार वो कर सकते हैं। अगला सवाल था कि अग्निवीर कौन है। तो जो भी अग्निपथ स्कीम के थ्रू जॉब करेगा, इंडियन आर्म फोर्सेस को सर्व करेगा, वो सारे लोग अग्निवीर कहलाएंगे। नेक्स्ट है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आज के डेट में जैसे थी ना आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, वो सेम कंटिन्यू करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगला चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 10th पास फॉर जनरल ड्यूटी सोल्जर, बट 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड उनका एज क्राइटेरिया फुलफिल हो, उनका एज 17.5 से 21 साल के बीच में होना चाहिए। एज ए एक्सेप्शन सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये इतना जो प्रोटेस्ट हुआ, अग्नि ज्वलन हुआ, वो सब के कारण 2 साल के लिए एज बढ़ा दिया गया। और इसके पीछे रीजन ये भी दिया जा रहा है क्योंकि पिछले 2 साल में कोई भी आर्म फोर्सेस में रिक्रूट नहीं हुए सोल्जर लेवल पे, इसलिए भी ये 2 साल एज क्राइटेरिया बढ़ाया गया। तो 2022 में जो भी वैकेंसी आएगी इस स्कीम के तहत उसमें 23 इयर्स इज द मैक्सिमम एज, बाकी 2023 से फिर 17.5 से 21 साल ही रह जाएगी। एक सवाल होता है कि क्या लड़के लड़कियां दोनों इसमें अप्लाई करेंगे या सिर्फ लड़के या सिर्फ लड़कियां। तो ये जेंडर न्यूट्रल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। जेंडर न्यूट्रल मतलब कि लड़के लड़कियों के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा और दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियस है कि दोनों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंसेस होता है। उनको, लड़कियों को थोड़ा रनिंग कंप्लीट करने का टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है, एट द सेम टाइम उनका फिजिकल रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग होता है। तो जो जैसा था पहले वैसा रहेगा, बट बोथ कैन पार्टिसिपेट। दूसरा चीज है कि रिजर्वेशन होगा क्या। तो दोस्तों इस स्कीम के तहत कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होगा, कोई एरिया बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है। पहले आप सुनते होंगे, आज के डेट में भी है, बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट, ऐसे कितने कितने। तो आइदर दे आर बेस्ड ऑन द एरिया या कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपुल। तो उस चीज को भी खत्म करने का ये एक तरीका लाया गया है। अग्निपथ की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक चीज तो अग्निपथ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारा रिपोर्ट था, जैसे कारगिल वॉर के बाद भी रिपोर्ट आया था। हर वॉर के बाद एक एनालिसिस और रिपोर्ट होती है कि क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें रिपोर्ट आई थी कि इंडियन आर्म फोर्सेस, व्हेन आई टॉक ऑफ आर्म फोर्सेस तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आ जाती है, का एवरेज एज 32 ईयर्स है। ठीक है, सो 32 साल एवरेज है, जो कि दुनिया में हमारी आर्मी हम बोल सकते हैं बुढ़ी आर्मी है। ठीक है,
तो उस एज को कम करना था, इसलिए इन्होंने ये स्कीम लाया कि हम कम लोगों को रिक्रूट करेंगे और उनको जल्दी से रिटायर भी कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि बूढ़े लोगों की जनसंख्या हमारा एक बेस लेवल पे आर्मी में नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मतलब मैं गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज है इस स्कीम को मैं समझा रहा हूँ तो उसको आप समझिए। ठीक है, टू हेल्प एम्प्लॉयमेंट टू मेनी इंडिविजुअल। दूसरा इसके साथ साथ एक ये भी आइडिया दिया जा रहा है कि जब हम लोगों को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को फौज से और इंडिया का सर्विस के लिए हम अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। क्योंकि अगर हम एक बार लोगों को रिक्रूट कर लेते तो उनको 20-25 साल अगर करने देते थे तो साइकिल होने में एक आदमी आ गया, उसके बदले में दूसरा आदमी कब आता था, तो 15 या 20 साल बाद। आज के डेट में वो क्या है कि हर 4 साल बाद चेंज होंगे और उसके बदले में नए लोग आएंगे। तो मोर नंबर ऑफ पीपुल्स विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू सर्व द इंडियन आर्म फोर्सेस। दूसरा चीज है, बोला जा रहा है कि टू हेल्प द नेशन बिल्डिंग एज अग्निवीर्स विल बी सेल्फ डिसिप्लिन और मैच्योर। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आप फौज में रहेंगे 4 साल तो आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे और आप मैच्योर्ड हो जाएंगे। तो आप जहां भी उसके बाद अपने लाइफ में रहेंगे तो ऑब्वियसली आप डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, तो नेशन बिल्डिंग में तो आप हेल्प करेंगे ही करेंगे। अब आते हैं कि सैलरी क्या होगा, सैलरी ब्रेकअप। तो दोस्तों सैलरी ब्रेकअप बहुत सिंपल रखा गया है, यहाँ पर कुछ बहुत सारा कंपोनेंट नहीं रखा गया। सिंपल है कि आपको पहला साल 30,000 की सैलरी होगी, दूसरे साल 33,000, अगले उसके तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000। बट ये आपका टोटल सैलरी है, आपको इन हैंड सैलरी इतनी नहीं मिलेगी, वो मैंने आपको देखो दे रखा है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो भी सैलरी है टोटल है इसका 30% डिडक्ट होके आपका पीएफ में चला जाएगा, या जिसको हम आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट या आफ्टर 4 ईयर बेनिफिट में ये आपको दिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे 21,000, 23,000, 25,000 और फाइनली 28,000 आपको मैक्सिमम सैलरी इस स्कीम के तहत मिलेगी। और इधर आपका पैसा कटते कटते अगर ये पूरा जोड़ोगे ना 4 साल में तो आपका 5,22,000 रुपए जमा हो जाते हैं और इक्विवेलेंट अमाउंट गवर्नमेंट भी देगी। तो ये दोनों जोड़ के 10,44,000 होते हैं और उस पर इंटरेस्ट ऐड करने के बाद ये ऑलमोस्ट सेवा निधि जिसको बोला जा रहा है 11,71,000 रुपए होंगे, जो आपको रिटायर होने के बाद या 4 साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मिलेगी। और ड्यूरिंग आपका सर्विस टाइम में आपको 11 लाख रुपए लगभग मिलेगा। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि 11 दूनी 22, 23-24 लाख आप इस 4 साल में रुपए कमा रहे हो। ठीक है, तो ये एक सैलरी ब्रेकअप रहा। अब पॉइंट आता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इस स्कीम का। तो दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर चीज का होता है, तो यहाँ भी आपको फायदा और नुकसान तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या है, ऑल इंडिया ऑल क्लास। ये एक टर्म जो है ना शायद कुछ लोगों को ना समझ में है, तो ऑल इंडिया ऑल क्लास ये एक बहुत ही सही चीज है। क्योंकि देखो आज के डेट में क्या होता था कि एरिया बेस्ड होता है। अगर बिहार में अगर रैली हो रही है तो बिहार के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, महाराष्ट्र में अगर रैली होती है तो महाराष्ट्र वाले ही करेंगे, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। दूसरा चीज है कि कभी कभी रेजिमेंट बेस्ड भी होता है, गोरखा रेजिमेंट तो सिख रेजिमेंट, तो वहां पर उनको प्रायोरिटी दी जाती है जिस रेजिमेंट का हो रहा है। तो ये सारा भेदभाव को छोड़ के आप ऑल इंडिया ऑल क्लास के बेसिस पे होगा। तो ये इंडिया बेसिस पर रिटन एग्जाम होगी और इंडिया बेसिस पर मेरिट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फिर से जो मेहनती लोग हैं और जो जुझारू हैं उनको फायदा मिलेगा इस स्कीम के थ्रू। दूसरा चीज है टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मेनी यूथ। मैं अगेन टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस को बहुत लोग क्या है एम्प्लॉयमेंट ना देख के उसको अपने जिंदगी और अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं कि आर्म फोर्सेस में लोग पैसा कमाने नहीं जाते हैं, वो देश की सेवा करने जाते हैं और ईटीसी करके बहुत तरह के चीज। तो इसलिए मैं उस चीज का रिस्पेक्ट करते हुए मैं लिखा हूँ टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और ये ज्यादा लोगों को इसलिए मिलेगा क्योंकि 4-4 साल पे जब ये साइकिलिंग होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो पाएंगे और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। वो अलग बात है कि उस 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैं थोड़ी देर बाद लेके आता हूँ। आर्म फोर्सेस एवरेज एज नीचे आ जाएगी, वो तो ऑब्वियस है, जब नए नए लोग यंग लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली 4 साल वो कुछ समय के बाद आर्म फोर्सेस की एवरेज एज डाउन आएगी। अर्ली एज कैरियर, दूसरा चीज है ये मेरा सोचना है कि अर्ली एज कैरियर है
एंड एज लेफ्ट टू परसीव सेकंड। क्योंकि आप देखो 17.5 साल में अगर करते हो तो आपको रिटायर होते 21.5 साल होगी, और मैक्सिमम कोई 21 साल में भी जॉब पकड़ता है तो 25 साल में वो रिटायर हो जाएगा। तो 25 साल जो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, वो एक ऐसा एज होता है वहां पर आप अभी भी बाकी कोई भी सर्विस, चाहे वो रेलवे हो, चेक, मतलब आप कोई भी ले लो, आप जा सकते हो, क्योंकि नॉर्मली मैक्सिमम जगह इवन यूपीएससी समय 32 ईयर्स तक का एज लिमिट है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, उसके बाद आके ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो आप अगर 25 साल पे आके भी ग्रेजुएशन करते हो 3 साल का, तो आप 28 साल के हो गए। और 28 साल के बाद भी आपके पास, मतलब कहने का मतलब कि एज बची रहेगी, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आप कर पाओगे। और दूसरा चीज, आपके पास कुछ सरप्लस पैसा जो मिलेगा, शायद आप उसका सही तरीके से यूज करो तो ऑब्वियसली लाइफ में कुछ होगा। अब आते हैं डिसएडवांटेज का। तो डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी नहीं है इन द सेंस कि आपको वन टाइम सिर्फ 11 लाख मिल जा रहे हैं, बट पेंशन नहीं है और बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। अब 4 साल बाद नॉर्मली एक ये भी है कि जो आपकी असली जो जवानी होगी, यूथनेस जो होगा, वो 4 साल में ऑलमोस्ट मान के चलो कि वो यूज्ड अप होगा। तो आप लेस एनर्जेटिक या लेस यूथफुल फील कर सकते हो आफ्टर लिविंग दिस करियर। दूसरा चीज है कि पेड लिप्स होंगे नहीं होंगे उस पर कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, ग्रेचुइटी होगा नहीं होगा उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, और मोस्टली ग्रेचुइटी होगा नहीं क्योंकि 4 साल का ही सर्विस है। तो दूसरा चीज का फ्रेमवर्क टू एस्टेब्लिश द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड पर्सन इन द सोसाइटी। और ये एक फ्रेमवर्क लैकिंग है, मतलब बोला जा रहा है, आप बयान में बहुत सुने होंगे कि सीएपीएफ में रिजर्वेशन दे देंगे, स्टेट पुलिस रिजर्वेशन दे देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, लेकिन एक एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क नहीं है अभी कि जो लोग 4 साल बाद निकलेंगे उनको कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्या उस सोसाइटी के लिए बर्डन तो नहीं हो जाएंगे। तो ये एक फ्रेमवर्क लैकिंग है। ऑब्वियसली शायद सरकार इस पे काम कर रही है और अच्छे नीति के साथ वो लोग आएंगे, एक व्हाइट पेपर्स आएगा जिसमें कि पूरा डिटेल रहेगा कौन कहाँ कैसे काम करेगा। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि इस पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। दूसरा चीज है कि इनको एक सर्विसमैन ट्रीट किया जाएगा कि नहीं, इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज हो गई इसका, स्कीम के बारे में। प्रोटेस्ट जो अभी चल रहा है, अभी देख रहे होंगे सब जगह ट्रेन जला दी जा रही है, बसेस जला दी जा रही है, तो वो कहाँ तक सही है उस पर थोड़ा सा बात करता हूँ, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो उस पर बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। तो पॉइंट ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज आवर बर्थ राइट। ऑब्वियसली आग्रह सत्याग्रह करना ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो। डू अ प्लान प्रोटेस्ट एंड नॉट अनकंट्रोल्ड मॉब। बट प्रोटेस्ट जो है ना, एक प्लान प्रोटेस्ट किया जाए तो सक्सेसफुल होता है। जैसे आप देखे होंगे कि किसान आंदोलन जो कि एक प्लान प्रोटेस्ट था और पीसफुल था। अगर किसान आंदोलन भी बहुत ज्यादा बीच में थोड़ा टाइम के लिए हुआ था कुछ लाइक वॉयलेंट, बट देन लॉन्गर पीरियड आप देखोगे तो किसान आंदोलन एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, और वही एक रीजन है कि गवर्नमेंट को बैकफुट पर आके बिल को वापस करना पड़ा। तो अगर आप भी चाहते हो कि ये चीज वापस रिवर्ट हो या जो भी हो, तो आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो ना, आप पार्लियामेंट के सामने जाके बैठ जाओ और बैठे रहो, या इस तरह का। जैसे किसानों ने क्या किया था, उन्होंने दिल्ली का आउटर बॉर्डर पे उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया और वहीं पर कंटिन्यू रहे जब तक तब तक कि ये
बट मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसमें आपका समय बर्बाद होगा। तो इससे ज्यादा होगा कि आप अपना करियर ऑप्शन ही चेंज करके कुछ और भी सोच सकते हैं। या ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सिंपली आप प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। क्योंकि डैमेज, जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बसेस जब आप डैमेज करते हो, तो कहीं ना कहीं से हमारा और आपका ही पैसा है। क्योंकि सरकार तो पैसा कमाती नहीं है, सरकार हमारा पैसा से ही चलती है। हम इनकम टैक्स देते हैं। अगर आपने, आपके घर में जो भी नौकरी करते होंगे, आप उनका अगर सैलरी स्लिप, पे स्लिप कभी उठाकर देखोगे तो देखना वहां पर टैक्स कटा हुआ होता है। और वो टैक्स से ही पूरा ये देश चलता है, ठीक है। तो ये टैक्स पेयर का पैसा है, तो बेहतर है कि इसको हम ना जलाएं। इफ वन इफ नो वन गोज फॉर दिस। दूसरा चीज कि अगर आपको ये स्कीम सच में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक लेवल पर सारे स्टूडेंट, सारे यूथ डिसाइड करो कि मैं इस स्कीम के थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट होगा मैं नहीं जाऊंगा। और आप यकीन मानो, अगर ये रिक्रूटमेंट होती है और कोई नहीं जाता है, तो गवर्नमेंट को तो वापस स्कीम को लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जब वो लाए हैं और वो कोई रेडी ही नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दिस। आप कोई सामान लेकर दुकान में बैठो बेचने के लिए और कोई खरीद नहीं रहा है, तो क्या होगा? आप वो सामान नहीं रखना शुरू करोगे, कुछ और बेचना शुरू करोगे ना। तो सेम वे यहाँ पर भी गवर्नमेंट को पुरानी स्कीम में जाना पड़ेगा, इससे बेहतर स्कीम लानी पड़ेगी। दूसरा चीज है कि एक मेरा काइंड रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, इस तरह से आग उग मत जलाइए ट्रेनों को। इससे आपकी छवि खराब हो रही है। क्योंकि आज के डेट में हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां पर हजारों लाखों सीसीटीवी कैमराज होते हैं। और आप जान ले, जो अगर एक बार पिक्चर्स आ जाती है, आप वो कैमरा जला भी देते हो ना कहीं आजकल सब कुछ ऑन क्लाउड और ये वो स्टोरेज है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार पिक्चर आ गई उसके बाद वो कैमरा जला दो, वहां का पूरा रेलवे स्टेशन भी जला दो ना, तो जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में मल्टीपल प्लेसेस और मल्टीपल रीजन, इवन डिफरेंट एरियाज में स्टोरेज होते हैं सेम टाइम में। तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत आगे बढ़ गई, पहले जैसा नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए कि आपका नाम कोई एफआईआर ये सब में आए। क्योंकि एक बार जिनका नाम एफआईआर में आ जाता है वही समझते हैं फिर कि वो कितना परेशानी होती है। वो ना कहीं फिर जॉब करने लायक होते हैं और ना ही उन्हें कोई जल्दी जॉब देता है। क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम आती है। दूसरा चीज, आज जो तीनों सेना के चीफ ये लोग का जो इंटरव्यू था, उसमें भी उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ बोला कि हम तो पुलिस वेरिफिकेशन जैसे होती थी वैसे होगी ही। और अगर किसी का भी कोई एफआईआर में नाम होगा तो ऑब्वियसली हम उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। उनका कहना है कि आर्म फोर्सेस का बेस ही है डिसिप्लिन, और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हम उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हम एक एक्नॉलेजमेंट, एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी सारे कैंडिडेट से लेंगे कि आप इस प्रोटेस्ट में, इस स्कीम के अगेंस्ट आप नहीं थे। और एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप पाए जाते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अर्ली टर्मिनेट किया जाएगा विदाउट एनी बेनिफिट। तो इस टाइप का स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको प्रोटेस्ट कीजिए नहीं कीजिए, प्रोटेस्ट करना है तो कीजिए, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, ये आग उग मत लगाइए और हमारे अपने देश की संपत्ति को बर्बाद ना कीजिए। अब पॉइंट आता है कि इम्प्रूवमेंट और चेंजेस, तो हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और ये क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो एक तो जो मेरे को लग रहा था कि हम इसको जो 4 साल रखे ना, इसको 5 साल या 10 साल करते, वो एक ज्यादा सही होता। और साथ साथ इसको हम फुल टर्म सर्विस मान के चलते, और 5 साल बाद ही या 10 साल बाद ही हम इसको पेंशन उन्शन का भी स्कीम रखते जैसा कि नॉर्मली है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। या 5 साल या 6 साल कर दो तो उसके कारण आर्मी भी हमारे बुढ़ी नहीं दिखेगी, तो इट विल बी लाइक सेम। सो आप थोड़ा सा ये होना चाहिए। दूसरा चीज है कि 5 साल या उससे ज्यादा कर देने से क्या है कि आप लोगों को ग्रेच्युटी के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे, ग्रेच्युटी भी मिलेगी। दूसरा चीज है कि जो भी अभी नॉर्मल आर्म फोर्सेस को फैसिलिटी मिलती है और रिटायर्ड लोगों को, वो सारे इनको भी मिलना चाहिए, और पोस्ट सर्विस भी। दूसरा चीज है कि अगर पहला वाला 3 पॉइंट सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं करना चाहती है, तो सरकार को पॉइंट 4 पे ध्यान देना चाहिए कि जब कोई नेता, कोई एमएलए, एमपी, एमएलसी, ये लोग 5 साल ही
संसद में रहते हैं, उसके बाद उनको फुल क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है तो सभी लोग जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, तो उसको भी रोक दिया जाए तो ऑब्वियसली सब कुछ बराबर रास्ते पर आ जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास भी डिफेंड करने का होगा कि हम भी कुछ नहीं ले रहे हैं और आपको भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब आप ये बोलते हो ना कि हम तो सब कुछ लेंगे लेकिन हम अग्निवीर को नहीं देना चाहते हैं, तो वहां पर डिस्कम्फर्ट, डिस्कनेक्ट और बहुत सारा चीजें आती है, और उसके कारण ये सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज है कि एक चीज और गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस बीच में हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि सारा प्रोसेस हो गया है, सिर्फ मेरिट लिस्ट आनी है और ज्वाइनिंग बचा हुआ है। कुछ के ऐसे भी हैं कि मेरिट लिस्ट भी आ गए हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग बची हुई है। तो वो सब प्रक्रिया या जो बीच में थी उनको पूरा कर लेना चाहिए था, और इसका अप्लीकेबिलिटी फॉर एग्जांपल कुछ डेट दे देना चाहिए था कि 1 जनवरी 2023 से या 1 मार्च 2023 से, और उससे पहले ये सारा प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। तो क्या होता है कि 1 मास जो कि अभी बहुत गुस्से में है क्योंकि उन्होंने सारा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कर लिया और उसके बाद अब ये स्कीम आ जाता है, और ये है कि अब सारे लोग को फिर से अप्लाई करके फिर से सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये एक उनके लिए दुखद स्थिति है और चैलेंजिंग भी है, क्योंकि सिलेक्शन में बहुत सारा फैक्टर्स होता है। तो ये मेरे तरफ से सुझाव है। दूसरा चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में एस्टेब्लिश्ड हो, गवर्नमेंट बॉडी जिनको एब्जॉर्ब करे, इसके लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क लाना चाहिए, व्हाइट पेपर आना चाहिए डायरेक्टली कि कैसे क्या होगा, जो कि मिसिंग है यहाँ पर। तो अगर ये सारा पॉइंट्स को कवर किया जाए ना, तो ये स्कीम अच्छा स्कीम होगा। स्कीम वैसे बहुत खराब नहीं है, लेकिन हाँ और भी अच्छी हो जाएगी। दूसरा चीज है कि 4 साल बाद क्या होगा। तो अब आते हैं कि करेंट स्टेटस ऑफ रिटायर्ड सोल्जर क्या होती है। तो करेंट स्टेटस में रिटायर्ड सोल्जर जो 11 साल या 15 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे बैंक में पीओ क्लर्क जो है वो एक सर्विसमैन है, तो वो आज के डेट में जाते हैं। दूसरा चीज है कि बैंक ऑब्जर्व देम एज सिक्योरिटी पर्सनल। ऑब्वियसली बहुत सारा बैंक जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो भी, और कॉर्पोरेट भी ऑब्जर्व करती है सिक्योरिटी पर्सनल। ये मैं नॉन ऑफिसर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो होते हैं। तो ये सारा रास्ता उनके लिए भी ओपन रहेगा। बट हाँ, यहाँ पर क्या है कि पहला वाला पॉइंट जो है, बैंक एक सर्विसमैन का अगर टैग इनको नहीं मिलता है तो इनको फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा और जनरल कंपटीशन के थ्रू आना पड़ेगा, जो कि टफ हो जाएगा। फिर अगर एक सर्विसमैन मिल जाती है तो 0.1 के लिए एलिजिबल है, बाकी 2 और 3 तो है सर्विस पर्सनल का काम करेंगे तो उनको मिलेगा। दूसरा चीज है कि अभी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ऑफिसर्स ग्रेड में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट है, तो वो कैसे और कहाँ जाते हैं। तो वो नॉर्मली बैंक में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, कॉर्पोरेट में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, और कॉर्पोरेट में वो एडमिन इंचार्ज के रूप में जाते हैं। और दूसरा चीज है कि मैं आज ही एक टीवी डिबेट देख रहा था जहां पर कि एक ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर का ही स्टेटमेंट था कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर का जो स्कीम है वो टोटल फेल्यूर रहा है। मतलब कि ऑफिसर लेवल पे जो शॉर्ट सर्विस आया है, जो 10-11 साल का सर्विस, 11 साल शायद है, वो फेल्यूर रहा है। तो मेरे को डाउट होता है कि सोल्जर लेवल पर 4 साल की शॉर्ट सर्विस पता नहीं किस लेवल का सक्सेस इसको मिलेगा, क्योंकि उनका कहना था कि जब हम शॉर्ट सर्विस से किसी वजह से परमानेंट नहीं हो पाते हैं और जब फौज छोड़ के जाना पड़ता है आफ्टर 11 ईयर ऑफ सर्विस, तो भी उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल पोस्ट नहीं मिलती है मार्केट में। कुछ लोग को मिल जाती है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है सब, तो वो भी बोलते हैं कि वहां भी हमको करना क्या होता है, उस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड किधर क्या है, उनकी ड्यूटी को देखना सिर्फ होता है। तो शायद उसको वो बहुत अच्छा ड्यूटी नहीं मानते हैं। दूसरा चीज उनका ही कहना था, मैं अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, कि बहुत लोग एज एडमिन इंचार्ज ज्वाइन कर लेते हैं कॉर्पोरेट, लाइक टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, और उनका एज एडमिन इंचार्ज काम क्या होता है। तो उनका कहना था कि हमारा काम यही होता है कि तुम देखो कि कैंटीन में एसी सही से चल रहा है कि नहीं, जो वर्किंग एरिया वहाँ एसी सही है कि नहीं, टेम्परेचर सही है कि नहीं है। ऑब्वियसली उनके नीचे लोग होते हैं ये देखने के लिए, बट उनका ये मॉनिटरी का काम होता है, जो कि शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक कमीशन्ड ऑफिसर हैं, फौज में 10-12 साल ऑफिसर के रैंक पे हो रहे हैं, और उसके बाद आकर अगर वो
इस टाइप का उनको काम करना पड़ता है, शायद उन्हें पसंद नहीं आता है, बट फिर भी जीने के लिए तो कुछ करना है और वो इसलिए कुछ ना कुछ करते ही है, और ये उनके लिए अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आता है कि 4 साल बाद ये जो हमारे शॉर्ट सर्विस अग्निवीर होंगे उनको कहाँ कहाँ क्या होगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट शायद इस पे काम कर रही है और कुछ फ्रेमवर्क आए तो उससे हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था पूरे अग्निवीर पे, अग्निपथ पे कैसे क्या और क्यों। तो शायद आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को समझ में आए और फिर हम आगे